come in, Meg. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Please have a seat. Thank you, ma'am. Okay, Satish, introduce yourself. मैम मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में की है। अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है। उसके साथ साथ मैंने अपने प्राइवेट सेक्टर के काम के दौरान अपना खुद का भी एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है जो कि स्टेनलेस स्टील से जुड़ा हुआ है। अभी मैं दो स्टेनलेस स्टील से जुड़ा हुआ है सर। थोड़ा लाउड हो जाता है। ओके सर। 2020 से मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और इसी तैयारी के दौरान मैंने एक बार HCS का इंटरव्यू भी दिया है। ये मेरा मैम सेकंड इंटरव्यू होगा। अपने फ्री टाइम में मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करता हूँ। उसके साथ साथ मैं मंत्र साधना भी करता हूँ जिससे कि मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। You are from Bhiwani. Yes, ma'am. So, can you please tell us what is Bhiwani famous for? भिवानी मैम एक तो सरसों की पैदावार के लिए फेमस है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें जो कि हरियाणा पूरा हरियाणा है उसके लिए फेमस है, लेकिन भिवानी मुख्यतः बॉक्सिंग के लिए जाना जाता है मैम। उसके अलावा अगर कल्चरल पर्सपेक्टिव से हम देखें तो भिवानी अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। उसको एक छोटी काशी के नाम से भी पहचाना जाता है। Okay. So, Satish, there is one question. What do you feel should be the age for civil services? Should the entry be at younger level or up to the age of 40 like we are doing in Haryana? What is your take? What should be the maximum age limit for entry in civil services? मैम फॉर एंट्री ग्रेजुएशन के बाद 21 ईयर के बाद अलाउड है ही मैम। उसके अलावा अगर हम अपर लिमिट की बात करें तो उसके लिए अगर सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कुछ कम होनी ही चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एज 45 के आसपास या फिर कुछ रिजर्व कैटेगरी में 47 के आसपास भी जाती है। अगर हम उसको थोड़ा कम करते हैं तो हमें कुछ ऐसे एस्पिरेंट या फिर कुछ ऐसे ऑफिसर्स मिलेंगे जो लंबे टाइम तक सेवा में रह सकते हैं और उनका अनुभव लंबे समय तक सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से, क्योंकि समाज में विभिन्न वर्ग हैं और विभिन्न प्रकार से लोगों का एक बैकग्राउंड रहता है, उसकी वजह से सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। You have worked in various fields for long time period. So, how your experience in the sector is going to help you as a civil servant? मैम इन प्राइवेट सेक्टर आपको काफ़ी कम्पिटिटिव रहना पड़ता है। अपने काम के प्रति भी आपको अकाउंटेबिलिटी दिखानी होती है। उसके वो जो वैल्यूज़ रहती है हमारी, वो हमारी सिविल सर्विसेज में एज ए सिविल सर्वेंट भी हमारे को काम आएंगी, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिविटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को मैनेज करना होता है। उसके साथ साथ आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना पड़ता है। तो वो हमारी सिविल सर्विसेज में भी जब हम नए नए चैलेंजेस आते हैं सोसाइटी में तो हम अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं उन स्किल्स के लिए। Okay. So your parents are farmers. Satish, what do you feel are the major problems that are being faced by farmers in Haryana especially? मैम इट डिपेंड्स। इन हरियाणा अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट समस्याएं हैं मैम। जैसे कि हमारा जो हरियाणा का जो उत्तरी प्रदेश है, उत्तरी क्षेत्र जो है, वहाँ पे पानी की समस्या तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो की जाती है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से नहीं होती है। जैसे कि वो एरिया चावल और गेहूँ की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन वहाँ पे पानी की उपलब्धता होने की वजह से वहाँ पे चावल और गेहूँ की खेती की जाती है। उससे वहाँ पे ज़मीन में जो पानी का जो स्तर है, भूमि जो भूजल है, वो काफ़ी उसमें गिरावट आ रही है। उसके साथ साथ काफ़ी केमिकल्स और पेस्टिसाइड भी यूज़ किए जाते हैं, तो उससे जो वाटर टेबल हमारी वो भी पॉल्यूट हो रही है। लेकिन अगर हम साउथ हरियाणा की बात करें, वहाँ पे पानी की समस्या एग्रीकल्चर के लिए वो एक मुख्य समस्या है, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉप्स जो फसलें पैदा की जाती हैं वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से ही हैं। जैसे कि सरसों, चना या फिर अन्य जो सूखी फसलें जो पैदा की जाती हैं। उसके अलावा अगर हम हरियाणा में खेती की बात करें तो उसमें जो लैंड फ्रेगमेंटेशन है, जो खेती का जो आकार है, खेत का आकार वो काफ़ी कम होता जा रहा है। तो उसकी वजह से हम बड़े स्केल पे खेती नहीं कर पाते हैं और खेती की जो लागत है वो भी बढ़ जाती है। अगर हम तीसरी मुख्य समस्या की बात करें तो उसमें हरियाणा के एग्रीकल्चर में जो MSP या फिर फार्मर्स को एक बेनिफिट मिलना चाहिए क्रॉप का, वो फार्मर का जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो एक मार्जिन होना चाहिए मैम, वो काफ़ी कम है। उस वजह से काफ़ी लोग खेती को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वजह से खेती एक बेनिफिशियल या फिर एक लगा लीजिए कि ऐसा एक
उद्योग नहीं है या फिर ऐसा एक कैरियर ऑप्शन नहीं है जिसको यूथ लेना चाहेंगे। Okay. Recently, one scheme has been introduced by government in forces, Agniveer scheme. What is your take on this Agniveer scheme? मैम अग्निवीर स्कीम एकदम से देखने में ऐसे लगता है कि सरकार ने कुछ इसमें गलत किया है कि बहुत सारे यूथ बेरोज़गार हो जाएंगे, बेरोज़गारी की समस्या पैदा होगी। लेकिन अगर हम अपनी डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो हमारी डिफेंस फोर्सेस की जो एवरेज एज है एक तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो उसको कम करने के लिए यूथ को एम्प्लॉय करने के लिए अग्निवीर स्कीम को लेके आया गया है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से मैम इंटरनेशनल लेवल पे जो युद्धों का जो स्वभाव है या फिर उसका जो चरित्र है वो काफ़ी बदल गया है। उसमें रोबोटिक्स, अपने ड्रोन्स, मिसाइल्स वगैरह काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं एज ए कॉम्बैट रोल में वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो उस वजह से डिफेंस के बजट को कम करने के लिए और टेक्नोलॉजी में उस पैसे को यूज़ करने के लिए ये स्कीम को लेके आया गया है। उसके साथ साथ मैम अग्निवीर स्कीम से हमारी जो ओवरऑल डिफेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगा, जिससे हम अपने जो नेबरिंग नेशंस हैं खास करके चाइना, पाकिस्तान, उनके जो डिफेंस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के साथ हम अडेप्ट कर पाएंगे मैम इजीली। Okay, so this is all positive about Agniveer scheme. I am asking from the perspective of youths because we are engaging youths for just 4 years. So, what career options or perspective they are left with after this 4 years of job? मैम अगर कोई यूथ मान लो अग्निवीर स्कीम के तहत सेलेक्ट होता है तो उसको 12th के बाद वो सिलेक्ट होता है तो 4 ईयर वो अग्निवीर में एज ए ऑफिसर सर्व, एज ए सैनिक वहाँ पे सर्व करेगा। तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। वही ग्रेजुएशन को करने के लिए उसको 3 साल यहाँ पे भी एक कॉलेज में जाना होता है, वो उसको वहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ उसको कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स भी मिलेंगे मैम। और जैसे ही वो 4 साल के बाद रिटायर होकर आएगा तो उसके पास एक अमाउंट रहेगी जिससे वो अपना खुद का कोई स्टार्टअप या खुद का अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर वही स्टूडेंट या वही कैंडिडेट अगर सिंपल ग्रेजुएट करता है 3 साल के बाद तो उसको अगर अपना स्टार्टअप करना है तो उसको फाइनेंशियली काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। तो अग्निवीर से उसको एक बेनिफिट ये रहेगा। उसके अलावा अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो अग्निवीर स्कीम से जो यूथ रहेगा उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट अलग स्किल्स भी पैदा उसको मिलेंगी वहाँ से, जैसे कि अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रख पाएगा, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाएगी और जो डिफेंस के अंदर काम करने से उसके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म भी डेवलप रहेगा। तो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा यूथ बनकर ही बाहर निकलेगा मैम वहाँ से। Okay. There is one problem in Haryana. Many youths are not getting married, and we are bringing bahus from outside states. So, what do you feel is the reason for this, and how we can solve this problem? And what are the social impacts of this phenomenon that is especially taking place in Haryana and UP, these northern states? डिलेड मैरिज जो हरियाणा में हो रही है उसके लिए सबसे मुख्य कारण मैम गर्ल चाइल्ड का हरियाणा में जो ना होना है मैम, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा में वो काफ़ी कम है। उसके साथ साथ हरियाणा में जो पैट्रियार्की है मैम उसकी वजह से गर्ल चाइल्ड को प्रमोट नहीं किया जाता है। साथ ही शादी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा एक एग्रीकल्चर स्टेट है तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को कहीं ना कहीं प्रेफर किया जाता है। तो काफ़ी बार यूथ गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता तो उसकी शादी डिले हो जाती है और डिलेड होने की वजह से फिर उसकी शादी टाइम से ना होने की वजह से उसको अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होता है। अगर हम इसके सोशल इम्पैक्ट को देखें तो कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे स्टेट से अगर किसी लड़की को शादी करके लेके आते हैं और ख़ास करके पैसे में अगर उसको हम एक डील करते हैं तो वो भी एक प्रकार से वुमेन एक्सप्लॉयटेशन या फिर वुमेन ट्रैफिकिंग ही है जिसको हम कह सकते हैं। तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर वो लीगल तरीके से और एक सामाजिक परिवेश के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अगर शादी करके लेके आया जा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सतीश, आपका साहित्य में इंटरेस्ट है? जी मैंने अपना वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य रखा है। तो कौन से साहित्यकार से आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं? मेरे को आधुनिक काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो सबसे अच्छे लगते हैं। ओके, अगर हम दिनकर की बात करें, रामधारी सिंह दिनकर जी की अगर हम बात करें तो उनका वर्तमान में क्या योगदान रहेगा उनके साहित्य का? मैम दिनकर जी ने राष्ट्रभक्ति से जुड़े हुए काफ़ी कविताएं लिखी हैं और युवा वर्ग को अपने देश के लिए, अपने देश की सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए काफ़ी कविताएं लिखी हैं। उसके साथ साथ दिनकर जी ने जीवन को देखने का एक नया नज़रिया भी दिया है। जैसे कि हम उनके एक रचना कुरुक्षेत्र के बारे में बात करें तो कुरुक्षेत्र को लेकर उन्होंने ये नज़रिया पेश किया है कि जैसे कि भीष्म पितामह का जो पात्र है उसके तहत उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम कोई प्रण लेते हैं कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है और लेकिन हम उसके बाद कुंठा का जीवन जिएं तो वो अच्छा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम समाज के अंदर
एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हुए जिए तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। दूसरा, उसके साथ उन्होंने विज्ञान के बारे में भी उस कुरुक्षेत्र के माध्यम से बताने की कोशिश की कि विज्ञान अपने आप में एक तलवार है, लेकिन अगर हम विज्ञान का प्रयोग समझदारी के साथ नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। उसके साथ साथ उन्होंने मैम विभिन्न पात्रों, महाभारत के विभिन्न पात्रों के माध्यम से भी बताने की कोशिश की है कि जैसे अगर कोई हमारे अधिकार को हनन करता है तो अधिकार का हनन होने के बाद अगर हम उसको अधिकार का विरोध करते हैं या फिर उसके लिए हमें कोई अगर लड़ाई भी लड़नी पड़े तो वो भी धर्म के विरुद्ध नहीं रहती है, उसको धर्म के तहत ही माना जाएगा। ठीक है। आप चेतन भगत के बारे में आपने पढ़ा है? मैंने उनकी बुक तो ऐसा कोई नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने वैसे सोशल मीडिया के तहत उनके बारे में सुना है। तो आप उनकी रचनाओं के बारे में नहीं जानते हैं? नहीं मैम, उनकी एक बुक के बारे में मैंने पढ़ा, बुक नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन बुक के बारे में मुझे पता है, स्टोरी ऑफ टू स्टेट, उस पर एक मूवी भी बनी हुई है मैम, उसके बारे में मैं जानता हूँ। ठीक है। अभी आपने दिनकर जी की एक रचना की बात की जिसमें वो कह रहे हैं कि विज्ञान का प्रयोग जो है वो हमें विनाश की तरफ भी ले जा सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे पूछा जाए रोल ऑफ एआई, तो एआई पर आपके विचार क्या रहेंगे? मैम एआई अपने आप में काफ़ी एडवांस एक टूल है मैम, जो आज की टेक्नोलॉजी में हमारे पास है। उसके बेनिफिट ये रहते हैं कि एआई से हमारी जो कार्य क्षमता है वो काफ़ी कई गुना तक बढ़ सकती है मैम। जैसे कि हमें कोई एक ऐसे लिखना है या फिर अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, अगर हमें कोई प्रिपरेशन करनी है तो उसकी हमें बहुत ही, अगर उसी काम को करने में हमें 2 घंटे लगते हैं तो हम 5 मिनट में उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन एआई की वजह से काफ़ी चीज़ें मैनिपुलेट भी की जा सकती हैं, जैसे डीप फेक का यूज़ किया जा सकता है एआई के थ्रू, तो उसमें किसी भी व्यक्ति का चरित्र हनन किया जा सकता है या फिर आपकी जो गुप्त जानकारियां हैं वो जुटाकर उनको अलग तरीके से पेश किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो साइबर से फ्रॉड्स वगैरह जो होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स रहते हैं, उनके अंदर भी काफ़ी तीव्रता आ सकती है। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम काफ़ी जो खास करके बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनके अंदर जो रिसर्च और जो एनालिसिस रहता है उसको काफ़ी रफ्तार से जल्दी से पूरा कर सकते हैं, इससे हम कोई नए वैक्सीन की खोज कर सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार से अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का किसी गलत तरीके से यूज़ करना चाहें, कोई ऐसा वायरस वगैरह डेवलप करना चाहें जो डिस्ट्रक्शन के पर्पज़ से, वार के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाए तो वो भी डेवलप किया जा सकता है। तो मैम उसके दोनों ही इम्पैक्ट हैं। ठीक है। अभी आपने बताया कि एआई इज़ टाइम सेविंग, तो बच्चे जो हैं, मान लीजिए चैट जीपीटी का हम यूज़ करते हैं और उसके बाद उनका टाइम बहुत बच जाता है, तो कहाँ तक आपको लगता है कि उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बच्चे कर पाते हैं? वो टाइम सेविंग उनके लिए बेनिफिशियल होता है या हार्मफुल होता है? मैम टाइम सेविंग तो बेनिफिशियल ही रहेगा, उस टाइम को वो अपनी किसी और एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर वो काम इजी तरीके से हो रहा है तो उससे एक लर्निंग और उसकी गिरने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि अगर मान लो कि हमें कोई ऐसे लिखना, मैं उसी एग्जांपल को दोबारा से दे रहा हूँ, अगर हम उसको अपने आप से लिखते हैं तो हम कहीं ना कहीं भाषा के ऊपर जो समझ हमारी होनी चाहिए कि व्याकरण के क्या नियम हैं, शब्दों का कैसे चयन करना है, तो उसमें हम समय लगाते तो हमारी भाषा कहीं ना कहीं विकसित होती। वही अगर हम एआई के माध्यम से करते हैं तो हमारी भाषा में जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाएगी, हम काम जल्दी कर पाएंगे, हम स्मार्ट कर पाएंगे, लेकिन हमारी कुछ अन्य जो योग्यताएं हैं वो प्रभावित होंगी। मैम ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, हरियाणा के हिंदी लेखकों के बारे में किन्हीं 2 हरियाणा के लेखक बता दीजिए आप। हरियाणा के में बाल मुकुंद गुप्त जो रेवाड़ी से थे वो काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे नाम से भी अपनी एक रचना प्रकाशित की थी। उसके साथ साथ में सर छोटू राम ने भी साहित्य के क्षेत्र में, मुख्यतः पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक रचना जाट गजब के नाम से भी, रचना नहीं मैम, एक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। राइट, थैंक यू सर। So, you belong to like farmers background family, right? How will you justify I have to live my life? How will you justify I have to live my life? You have stated somewhere in your like DF, like spending good time with family. Yes. So on the basis of that only I'm asking the question. You have to explain like I have to live my life. How will you justify it? सर इसमें जैसे कि हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उस जीवन को व्यतीत करने के लिए आपके लिए क्या गुणवत्ता या फिर क्या बेसिक पैरामीटर्स हो सकते हैं,
तो अपने परिवार के साथ अगर हम अच्छे से समय व्यतीत करते हैं तो वो अपने आप में ही एक ये दिखाता है कि हम अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, सुचारू रूप से जी रहे हैं। उसके अलावा परिवार के साथ अगर हम समय व्यतीत करते हैं, खास करके बच्चों के साथ, तो हम उनमें एक वैल्यू सिस्टम भी जनरेट करते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ हम विरासत में नहीं दे सकते हैं अपनी संपत्ति के जैसे, लेकिन हमें अगर वैल्यू डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें बार बार निरंतर प्रयास करना होता है। तो उसमें हम ये कह सकते हैं आई हैव टू, जैसे कि आपने कहा कि आई हैव टू लिव माई लाइफ, तो उसमें मुझे अपना जीवन तो जीना ही, साथ में बच्चों का जीवन भी उसमें सकारात्मक दिशा में उसमें परिवर्तन करने हैं। Right. So, would you like to give some facts on behalf of which you can say that you are really spending good time? Whatever you have said, it's just words. I want some facts. सर जैसे कि जैसे कि मेरी एक गुड़िया है 3 साल की, तो उसके साथ जैसे कि हम खेलते हैं या फिर उसके साथ कडलिंग वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से क्या रहता है, हम मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में टाइम कम स्पेंड कर पाते हैं, तो उससे एक हमारी जो बॉन्डिंग रहती है वो डेवलप रहती है। उसके साथ साथ सर हम उसको कुछ स्टोरीज़ या कुछ कहानियाँ वगैरह सुना सकते हैं, या मैंने 1-2 बार उनको सुनाया भी है ऐसे, तो उससे क्या रहता है कि उनका भाषा पे जो समझ रहती है वो थोड़ी बढ़ती है, और उनको स्टोरी से जो एक मोरल लर्निंग्स मिलनी चाहिए वो भी मिलती है। उसके अलावा सर कभी कभी परिवार के साथ जैसे हम कभी बाहर खाने जाते हैं, तो उससे परिवार में जो औरतें रहते हैं उनको काम में उनको कुछ छूट भी मिलती है घर का काम करने में, उसके साथ साथ उनको एक नई एनर्जी भी मिलती है अपने काम को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। So, family means daughter, and second statement, family. सर अभी What else? जैसे कि मैंने खाने को लेके बोला, तो उसमें पत्नी मम्मी पापा दोनों शामिल हो गए। अभी मेरा बेटा है 6 महीने का, वो ज़्यादा बड़ा नहीं, तो उसके साथ अभी इतना ज़्यादा मैं इस टाइप की जो कोग्निटिव स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाती सर उसके साथ। Okay. Justify that you are not a selfish person. सर जैसे कि मैंने अपनी हॉबी में लिखा है कि मैं मंत्र साधना करता हूँ, तो मंत्र साधना में हम भगवान को एक ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, कृतज्ञता शो करते हैं कि आपने मेरे को जो भी दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, और उसके अंदर हम अपनी ईगो को मैट करते हैं, और हमारे परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं या फिर जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनका जो कंट्रीब्यूशन अपनी लाइफ में उसको उसको पॉजिटिव नज़रिए से उसको देखते हैं, और उससे ये शो करता है कि मैं एक सेल्फिश इंसान नहीं हूँ। मेरे जीवन में जिन लोगों का योगदान है मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ और उनका के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। But it doesn't seem that you have stated anybody else's name other than your family members. And second thing, it's good that you are thanking God, no, an Almighty, whatever He has given and blessed you. Where is the society? सर सोसाइटी, हमारी फैमिली रहती है वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है। सबसे पहले अपनी फैमिली से ही कनेक्टेड रहते हैं। सोसाइटी एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आती है हमारी, क्योंकि सोसाइटी से हम उस कनेक्शन या फिर उस डायरेक्टनेस से नहीं जुड़े हुए होते हैं जितना हम फैमिली से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए सर मैंने अपनी फैमिली को पहले बोला है, सोसाइटी को उस लार्जर। So, just give me 3 facts related to the place where Mr. Prime Minister is these days worshipping or meditating. Any 3 geographical advantage of the place? सर वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर जी अभी लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वाराणसी के ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ गंगा नदी प्रभावित होती है। उसके साथ साथ अगर हम कल्चरली देखें तो वहाँ पे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, तो उसके लिए भी वो काफ़ी फेमस है। उसके साथ साथ वाराणसी सर हमारी कल्चरल कैपिटल, एक इंडिया की कल्चरल कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको देख सकते हैं। So, recently you might have read something about Vivekanand and relation with Mr. Modi. Would you like to state that? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ। Where is these Mr. Prime Minister is meditating somewhere? What is the place? सर आई डोंट नो द एग्जैक्टली, बट इफ यू अलाउ मी आई कैन मेक ए गेस। Do you believe in guessing? Yes sir, sometimes guess means
we have learned, we have read something somewhere, and we have this You want memory about it, to but you we want are to earn for the things for which you doesn't deserve. Do you believe in this philosophy? no, sir, I don't believe, sir. आप इस दर्शन में विश्वास करते हैं कि जो आपने कर्म नहीं किया उस हिस्से की कमाई भी आपको मिले? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। तो गैस करने का क्या मतलब हुआ? सर, इसमें ऐसा हुआ कि मैंने उस चीज़ को कहीं ना कहीं देखा है, पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं मैंने उसमें काम तो किया ही है। वो आपने मेरे लिए- बताया आपने बताया कि आप काफ़ी जैसे आपने मंत्र साधना, गॉड्स ग्रेटिट्यूड, लर्निंग एंड स्पिरिचुअल, है ना, इस हिस्से पर अपने आप को मजबूत बताया। विवेकानंद एक पर्सनालिटी के रूप में स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बोलिए उनको। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो विवेकानंद ने ये बोला है कि अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो आप अगर मैनकाइंड को सर्व करेंगे तो आप भगवान की प्राप्ति आपको होगी। उसके साथ साथ उन्होंने अगर उनकी पत्नी के बारे में बात करें तो उनकी पत्नी में कहीं ना कहीं वो भगवान के सकारात्मक स्वरूप को मानते हैं और अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पणता दिखाना ये दिखाता है कि जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है उसके प्रति आपको कृतज्ञता दिखानी चाहिए। Okay, over to your professional qualification, EC. From which college you have done it? EC, BTech. You are BTech EC. Yes, sir. no? I did BTech. Yes. From which college? Gene Institute of Engineering and Technology. Okay. So just now I read the depth of yours. No, you have worked as Peacock designer in Peacock designer Steel, GMD Steel, somewhere elevators, production manager. So don't you think it's very much related to steel structure, which is part of civil engineering? Yes, sir. Or how will you correlate it, these things? सर, आई डिड ग्रेजुएशन, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन तो की, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने एलिवेटर सेक्टर में पहले काम किया तो एलिवेटर सेक्टर में जो कंट्रोलर जो सेक्शन रहता है दैट इज़ फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट सर। उसके बाद सर धीरे धीरे उस सेक्टर में कोई मेजर डोमेन में कोई ऐसी कंपनी नहीं है तो उसके बाद सर मैंने मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें प्रवेश किया और उसमें एलिवेटर ASR एलिवेटर्स एक प्राइवेट कंपनी थी उसमें फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम देखने लग गया सर। और काफ़ी हद तक वो सिविल इंजीनियरिंग से भी जुड़ी हुई है, लेकिन इंजीनियरिंग का एक बेनिफिट ये भी रहता है कि आपके अंदर मल्टीपल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तो आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम कर पाते हैं सर। Okay. How many friends you have who are having background with civil engineering and they are working with you in the same company? सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ तो सर जो इंस्टॉलेशन टीम रहती है दे वर्क्स बट दे आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे साथ जुड़ते हैं कुछ टाइम के लिए। उसके अलावा सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो कैंडिडेट रहते हैं वो फुल टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं सर। Okay. From which company your company means buying steel? Sir, majorly from two companies. Directly they are not buying from that company, but they are buying from the intermediaries, those who buy from that company. One is Jindal Stainless Steel from Hisar, and one they are buying from South Sir SAIL. Which? SAIL, Steel Authority of Okay. India Limited. So who's chairman of SAIL? It's one of PSU, no? You are engineer, you should know. Sir, I am not aware of. Okay, fair enough. Jindal Stainless Steel. If I say Jindal Stainless Steel, there is some political inclination of the company owner. Do you have idea about? Yes, sir. Earlier they were part of the Indian National Congress, and very recently they joined the Bharatiya Janata Party, sir. Okay. Would you like to give your ideas why Mr. Jindal, Naveen Jindal, has done it? What would have been the reason? क्या क्या कारण हो सकते हैं? I cannot tell that exact reason, precise reason, but maybe कोई भी कैंडिडेट, कोई भी यूथ रहता है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ तो वो अपना फ्यूचर उसमें देखता है सर। तो हो सकता है कि कांग्रेस में जो वर्किंग स्टाइल है या फिर जो उसके जो थॉट्स आइडियाज़ वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हों तो उन्होंने सोचा होगा कि बेटर तरीके से मैं शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपने विचारों को वहाँ पे रख सकता हूँ या फिर मेरा कैरियर प्रोस्पेक्ट वहाँ पे ज़्यादा बेटर हो सकता है, तो मे बी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने ज्वाइन किया हो। So, what do you think is more firm?
yeah, what is your philosophy behind future or the beliefs? सर आई थिंक बिलीफ सिस्टम शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि अगर आपका बिलीफ अगर आप किसी चीज़ में है तो आपका फ्यूचर उसके चारों तरफ अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है सर. But you have just stated that he might have found better future in that party or with the party. बट मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा सर, उनका एक बिलीफ, उनकी जो आइडियोलॉजी है हो सकता है या फिर उनके जो ओपिनियंस है वो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी में ना सुने जा रहे हों, उस वजह से शायद उन्होंने उसको चेंज किया हो और फ्यूचर को भी उन्होंने एक वन ऑफ द पॉइंट कंसिडर किया हो अपने उस डिसीजन. Right. Your mother is also farmer, as well homemaker, like your father. So, whose occupation you consider better, mother or father? Occupation, I'm asking. सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. आपकी माताजी भी फार्मर हैं, होममेकर हैं, पिताजी भी फार्मर हैं. इन दोनों में से एक का ऑक्यूपेशन बेटर अगर मैं कहूँ तो किसको कहेंगे आप? सर मैं फादर के ऑक्यूपेशन को ज़्यादा बेटर बोलूँगा सर, क्योंकि वो उसमें फुल टाइम अपना काम कर पाते हैं. वहीं माताजी को दोनों रोल प्ले करने पड़ते हैं, तो उससे उनकी स्ट्रेंथ तो ज़्यादा दिखती है, लेकिन वो एक फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाते हैं सर कभी भी. जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं. वो अगर मान लो उनको मशीनरी या फिर ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ करना है तो वहाँ पे उनकी लिमिटेशन रहती है, उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है फादर पे. उसके अलावा अगर सर घर का काम देखें तो वो फुल टाइम उसमें भी अपना टाइम डिवोट नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी टाइम उनको उधर खेत में भी स्पेंड करना होता है सर. कोई मशीनरी आपके ट्रैक्टर की भी जल्दी खराब एक्सपीरियंस किया आपने? यस सर. तो उसमें आपने क्या किया? सर जैसे कि गेहूं की कटाई का जो सीज़न रहता है उस वक्त जैसे थ्रेशर यूज़ किया जाता है, तो थ्रेशर यूज़ करते वक्त उसमें काफ़ी कहीं ना कुछ पार्ट ब्रेक हो जाता है, तो उसको रिपेयर करा के लेके आना या फिर जो लॉजिस्टिक्स वगैरह प्रोवाइड करना, जैसे कि ऑयल ख़त्म हुआ है या फिर बाकी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराना सर, उनका मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर. भाषा के बारे में आपका क्या ख्याल है कि देश में भाषा कैसी हो, क्यों हो? सर भाषा एक माध्यम होता है जिससे कि किसी भी समाज के या फिर किसी भी देश के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं. अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मुख्यतः ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा को जानते हैं और बहुत सारे 3 से 4 स्टेटों की ये प्रथम भाषा भी रही है सर. उसके साथ साथ अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी इसको समझने वाले काफ़ी लोग हैं. तो इंडिया की अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो हिंदी को हम उसको मान सकते हैं, क्योंकि वो हमारी ऐसी भाषा जिसमें हम अपने विचारों को, खास करके अपनी भावनाओं को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं. हम जानकारी के तौर पे या फिर ज्ञान के तौर पे अंग्रेजी या फिर किसी दूसरी भाषा का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या फिर अपने मन की गहराइयों से अगर किसी बात को कहना चाहते हैं तो उस वक्त हमें अपनी मातृभाषा की ज़रूरत रहती है. अगर आपको 2 लैंग्वेजेस सीखनी पड़े तो कौन सी सीखेंगे? सर एक तो मेरे को गुजराती सीखने का एक मन है सर, और दूसरी अगर भाषा देखें तो जैसे अपने हरियाणा की एक सेकंड लैंग्वेज रहती थी, स्टेट लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज रहती थी पहले, अभी उसको चेंज करके मेरे हिसाब से नहीं पंजाबी ही कर दिया गया है, तो उसको भी मैं सर सीखना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वो जानता है सर तमिल भाषा को. तो कोई एक गुजराती सेंटेंस बोलिए. केम छो. अच्छा, एक और. मजामा. वेरी नाइस, थैंक यू. ओवर टू सर. ओवर टू सर. So, your name is Satish. यस सर. What was the reason for shifting your career from private sector to government? एक्चुअली मेरा स्टार्टअप सर अच्छे से सक्सेसफुल रन नहीं हो पाया था, और उसमें सर कुछ मेरी भी कमियां रही हैं. कुछ कोविड पेंडेमिक के दौरान हम उसको सक्सेसफुली रन नहीं कर पाए. उस दौरान सर हम अपने गांव में शिफ्ट हो गए थे, पहले हम दिल्ली रहते थे. उसके बाद सर मैंने उस दौरान मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम रहता था और एक कैरियर ऑप्शन के बारे में मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए लाइफ में. आप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में जानते हैं कुछ? यस सर. क्या है ये? सर इसमें हाइड्रोजन को जनरेट किया जाएगा थ्रू ग्रीन वेज, लाइक कि हाइड्रोजन को ऐसे पैदा किया जाए कि रिन्यूएबल सोर्सेज को हम यूज़ करें, जैसे कि सोलर एनर्जी से हम हाइड्रोजन को जनरेट करेंगे, और फिर जो ग्रीन हाइड्रोजन रहेगी उससे हम फिर एज ए फ्यूल के तौर पे हम व्हीकल्स वगैरह को या फिर इंडस्ट्री में उसको यूज़ कर पाएंगे. तो ओवरऑल हम हाइड्रोजन की जो जनरेशन है, फ्यूल की जो जनरेशन है, और फ्यूल की जनरेशन के बाद उस फ्यूल को यूज़ करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो भी ग्रीन रहेगा सर. तो उसे ओवरऑल जो इकोसिस्टम में जो एंटायर वैल्यू चेन रहेगी जो हमारी, उसमें हम इन्वायरमेंट के जो साइड इफ़ेक्ट, क्लाइमेट के ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, उनको कम कर पाएंगे सर.
सो ग्रीन हाइड्रोजन आपकी स्टील इंडस्ट्री में कैसे काम आ सकता है? सर हम स्टेनलेस स्टील की जनरेशन के लिए जैसे हमें हीट जनरेट करनी है तो हम टरबाइन में या फिर जो भट्टी रहती है हमारी चैम्बर रहता है वहाँ पे उसको गर्म करने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्यूल। उसके साथ साथ सर स्टेनलेस स्टील को मान लो कि रिसाइकल करना है तो रिसाइकलिंग के टाइम पे भी हम हाइड्रोजन एज ए फ्यूल एज ए ग्रीन फ्यूल यूज़ कर सकते हैं सर। पूरे इंडिया में कहीं पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ है स्टील प्लांट में, कहाँ पे हुआ है, इफ़ यू आर अवेयर? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट। सो आई विल गिव यू अ हिंट कि इट इज़ फ्रॉम अ प्लेस जहाँ से आप अपना स्टील रिसोर्स कर रहे हैं, जहाँ से अपना स्टील मंगा रहे हैं। सर हिसार जिंदल स्टेनलेस जी स्टील जी, सर। तो ये पहला है पूरे इंडिया में जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया गया है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो सकता है? सर हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं एज ए व्हीकुलर फ्यूल। उसके अलावा सर हम यूरिया वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र का वहाँ पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा सर हम अपने स्पेस एक्सप्लोरेशंस या फिर जो अपना स्पेस सेक्टर है वहाँ पे भी हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल अफेयर्स में रुचि रखते हैं थोड़ी बहुत? यस सर, थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं जी। तो यूरोपियन यूनियन का एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म एक नीति है उनकी, आप इसके बारे में जानते हैं कि ये किस बारे में है और हम क्यों इंडिया के लिए ये एक चैलेंज है, स्पेशली फॉर द स्टील इंडस्ट्री? सर एग्जैक्ट डिटेल्स मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से जुड़ा हुआ कि आपका जो स्टील प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए आपने जो रिसोर्सेज यूज़ किए गए हैं क्या वो क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन है या नहीं है, कार्बन उत्सर्जन आपने कितना किया है उस स्टील को प्रोड्यूस करने में। जी। कार्बन क्रेडिट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? सर कार्बन क्रेडिट्स मैकेनिज़म्स हैं जिसके थ्रू कोई भी अगर कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ग्रीन वेज में या फिर क्लाइमेटोलॉजिकली जो बेटर वेज हैं जिनसे कि प्रोडक्शन करती है तो वो अपने कुछ ना कुछ उन्होंने कम कार्बन उत्सर्जन किया है, अदरवाइज वो कर सकते थे। तो उनको वो फिर क्या करते हैं, किसी दूसरी कंपनी को वो सेल आउट करते हैं जिनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि वो कार्बन को कम यूज़ कर सकें। तो उससे ओवरऑल क्या रहता है कि आप अगर कार्बन की एमिशन है उसको सेव करते हैं तो अल्टीमेटली आपको उस मॉनिटरी इंसेंटिव्स मिलते हैं और आप अपने उन बेनिफिट्स को आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ओवरऑल अर्थ का जो हमारा जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो कम रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग पे कहीं ना कहीं हम लगाम लगा सकें। सो रिसेंटली चाइना ने कुछ ड्रिल्स किए थे इन द साउथ चाइना सी नियर ताइवान, आप उसके बारे में अवेयर हैं? यस सर। इंडिया का क्या पॉलिसी स्टांस है टूवर्ड्स ताइवान? सर हम अभी तक वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते आए हैं और हमने ताइवान को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन हम ताइवान को चाइना का एक पार्ट मानते हुए भी उसके साथ एक एंगेजमेंट रखते हैं और उनकी जो सोवरन गवर्नमेंट है ताइवान के उसके साथ हमारे फुल फ्लैश डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो नहीं है, लेकिन हम अपने बाकी लेवल पे रिलेशनशिप उनके साथ रखते हैं सर। ओके। व्हाट इज़ इंडियाज़ पॉलिसी स्टांस इन द इजराइल पैलेस्टीन इशू? सर सिंस इंडिपेंडेंस हमने फ़िलिस्तीन को हमेशा सपोर्ट किया है और फ़िलिस्तीन का एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट हमने उसको प्रमोट किया है और उसको हम लगातार कंटिन्यू करते आ रहे हैं। इजराइल के लेकर हमने अपनी पॉलिसी में भी थोड़ा चेंज किया है। पहले हम इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर एक कन्फ्यूज़न के स्टेट में रहते थे कि हम क्योंकि हम इजराइल से टेक्नोलॉजी और बाकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ से प्रोक्योर करते थे, लेकिन हम अगर हम इंटरनेशनली देखें डिप्लोमेटिक लेवल पे तो हम उनको इतना सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी हमने इजराइल को भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया है और दोनों को डी-आइफनेट किया है। इजराइल को और फ़िलिस्तीन के जो मुद्दे हैं उसको हमने दोनों को डी-आइफनेट करके देखना स्टार्ट किया है सर। ओके। सो लास्टली, सिंस यू हैव अ बैकग्राउंड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इटसेल्फ, so what is the reason of stagnancy in the growth of manufacturing sector in India? First of all, my first question is that what is the contribution of manufacturing sector to India's GDP? And secondly, if it is stagnant, then why is it so? सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारा जो इंडिया का जो जीडीपी रहता है उसमें
एग्जैक्ट फिगर तो सर मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो हम ओवरऑल जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो हम करते हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई सेक्टर रहता है, वो मोर देन 50% जो हमारी प्रोडक्शन रहती है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है। और जो हमारा एक्सपोर्ट का जो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसका भी जो लार्जर चंक रहता है वो हमारा एमएसएमई सेक्टर से ही आता है। और एमएसएमई सेक्टर के अगर हम चैलेंजेस की बात करें, तो एमएसएमई सेक्टर में हम 2-3 चैलेंजेस जो मेजरली देख सकते हैं। एक तो सबसे पहला सर कैपिटल का उसमें Look, Satish, my question is not with respect to MSME. MSME is micro, small, medium industries. I'm talking about the broad manufacturing sector as a whole. ओके सर, सॉरी सर। सर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहता है हमारा, उसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है, एक कैपिटल का एक चैलेंज रहता है सर। उसके साथ साथ जो हमारी जो क्वालिटी जो प्रोडक्शन रहती है, वो क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं आ पा रही, क्योंकि जो इनोवेशन और जो R&D जो होना चाहिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग को लेके, तो वो सर डेवलप नहीं हो पाया वो वाला इकोसिस्टम। तो उससे हमारी जो गुणवत्ता जो क्वालिटी रहती है इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे वो कम रहती है और हम एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, तो उसमें अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, तो उसका जो शेयर है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो काफ़ी कम है, जितना कि एक आइडियल स्टेट में होना चाहिए। उस वजह से हम जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो हमारी समस्या है वो भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी बड़े लेवल पे रोज़गार का सृजन कर सकता है। So, my last question to you. India is often said to have jobless growth. यस सर। Shed some light on this statement. सर, इंडिया की जो ग्रोथ है वो तो लगातार होती जा रही है, ख़ास करके सर्विस सेक्टर की वजह से, और एग्रीकल्चर सेक्टर का इसमें प्राइम कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इस ग्रोथ में सर हमारे यूथ बेरोज़गार रहते हैं, क्योंकि सभी कोई प्राइवेट सर्विस सेक्टर के अंदर सभी कोई जा नहीं सकता सर, क्योंकि वो हाई एंड स्किल्ड वहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। उसके साथ सर सर्विस सेक्टर और जो सर्विस सेक्टर के अंदर पेमेंट्स या सैलरीज काफ़ी हाई रहती हैं, तो जो इकोनॉमिकली जो एक डिस्पैरिटी है वो भी डेवलप हो जाती है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी सारी पॉपुलेशन को कैटर तो करता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट तो ले सकता है, लेकिन वहाँ पे जो इकोनॉमी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी वो काफ़ी कम है। तो इस वजह से जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं उनका इकोनॉमिकली वो पुअर हैं, तो वो डिस्पैरिटी बढ़ती जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ना होने की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी इंडिया की ग्रो कर रही है, और लेकिन हमारी जॉब उस हिसाब से हमारी हो नहीं पा रही है सर, तो उस वजह से जॉबलेस ग्रोथ उसको बोला जाता है सर। Okay. So, pardon me for asking one extra question. What is the formula for calculation of MSP? सर, इसमें एग्जैक्ट फार्मूला मैं बता नहीं पाऊँगा, मैं आपको मोटे मोटे पैरामीटर्स बता सकता हूँ। इसमें सबसे पहले जो फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट लगी है, उसकी इंक्लूडिंग आपने हार्वेस्टिंग, उसमें बीज पे आपने या इनपुट्स पे कितना खर्चा किया है, उसके अलावा आपने जैसे कि फार्मर ने एक लेबर भी उसमें लगाई है, तो उस लेबर कॉस्ट को भी काउंट किया जाता है। उसके साथ साथ उसमें 50% का मार्जिन रखा जाता है कि जो टोटल इनपुट कॉस्ट है और फार्मर की जो लेबर लगी है इंक्लूडिंग फैमिली, तो उसका 50% मिला के एक एमएसपी आना चाहिए, ताकि एक फार्मर को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट एक सेविंग के तौर पे मिल सके। Fair enough. And who gave this formula for us? डॉक्टर स्वामीनाथन सर। Perfect. Over to you, sir. सतीश, यार ये बताओ, आपने जो बोला था डीप फेक के बारे में, मैडम ने एआई से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, उसको मैं आपको 30 सेकंड चाहूंगा उसको मान बोल दें। डीप फेक इज ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी। डीप फेक इज ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी इफ इट गोज अनकाउंटेड, या फिर इट गोज if it goes unaccounted. Yes sir. आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है। Yes sir. तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो उस पर काफी फोकस किया जा रहा है, Yes sir. उसके बारे में आपकी क्या राय है, कैसा हम क्यों कर रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या है? सर एक्चुअली अभी कोविड पेंडेमिक के दौरान जब सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, तो उस वक्त हमने रियलाइज़ किया कि जो देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करते थे, खास करके चाइना उसमें डोमिनेंट प्लेयर था और ताइवान से वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो अब सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होने की वजह से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर जो अंदर इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग चिप्स को यूज़ करते थे, तो वो भी सेक्टर्स प्रभावित हुए। तो फिर इंडिया ने ये सोचा कि हमारी इसके अंदर सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, और क्योंकि
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप में काफ़ी हाई टेक सेक्टर है, उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी भी चाहिए, उसके साथ रिसोर्सेज भी काफ़ी चाहिए सर। तो उस वजह से इंडिया उसमें एक्सेल नहीं कर पा रहा था। अभी इंडिया ने इसमें इनिशिएटिव लिया है और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर इंडिया ने 2 जगह शायद इसके लिए प्लांट भी एस्टेब्लिश की सर अभी। ओके, बस फॉरेन पॉलिसी में एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन है सर के द्वारा जो किया गया था कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक और कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन में। यस उस सर, पे बात करते हैं। यस सर। उसको ध्यान में रखते हुए आप इंडिया, रशिया एंड रशियन फेडरेशन एंड यूनाइटेड स्टेट इस रिलेशन को कैसे इवॉल्विंग देख रहे हैं, इसका एवोल्यूशन क्या है? सर यूक्रेन रसिया जो कन्फ्लिक्ट है उसमें इंडिया का स्टैंडिंग हमेशा से ये रहा कि रसिया हमारा सिंस एक लॉन्ग टाइम पार्टनर रहा है, तो वी विल नॉट डिसोन हिम। उसके साथ साथ हम ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्रेन के जो पीपल हैं उनके राइट्स के बारे में और उनके जो सिविल राइट्स हैं उनके बारे में हम प्रोटेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसके साथ साथ अमेरिका भी हमारे साथ ग्रोविंग पार्टनर है सर, तो हम उसको भी अपने साथ रखना चाहेंगे और हमने एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे रिलेशंस को लेकर, और हमने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को हमेशा प्रायोरिटी दी है कि हम अपने इंडिया के जो हित हैं उनको हमेशा सर्वोपरि रखेंगे, चाहे वो रसिया के साथ हों चाहे वो अमेरिका के साथ हों। फेडरलिज्म सर क्या समझते हैं? फेडरलिज्म सर एक तरीका या फिर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ मिलकर इकट्ठा होकर काम करते हैं और उसके साथ साथ वो अपने स्वायत्तता भी उसमें मेंटेन रख पाते हैं। इंडिया फेडरल डेमोक्रेसी? सर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फेडरल डेमोक्रेसी तो नहीं है, लेकिन वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का जो नेचर है डेमोक्रेसी का वो फेडरल है सर। आर्टिकल 370 यस सर। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या हमारा डिसीजन सही है? यस सर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी और जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही थी उसको मिटिगेट करने के लिए और जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे उनसे डील करने के लिए कहीं ना कहीं हमें लार्जर एक कंट्रोल चाहिए था जम्मू कश्मीर को लेके। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो ओवरऑल इंटीग्रेशन होना है इंडिया के साथ वो भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 की वजह से रुका हुआ था। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर SC/ST कम्युनिटीज़ हैं, जम्मू कश्मीर का 370 की वजह की होने की वजह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वो वहाँ इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे, जो 5th और 6th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो उस वजह से काफ़ी सारे वहाँ के लोगों को ऐसे राइट्स जो कि भारत के अन्य लोगों को मिले हुए हैं वो उनको मिल नहीं पा रहे थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर को इंडिया का एक मुख्य धारा में शामिल करना और वहाँ पे जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ उनको कंट्रोल करने के लिए 370 को रिवोक करना अपने आप में एक अच्छा कदम है सर। आपने स्टार्टअप के बारे में बात की, स्टार्टअप स्टार्ट किया सर क्या लगता है सरकार जो स्टेप्स ले रही है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, इससे आप सेटिस्फाइड हैं? आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कर सकते हैं कुछ सिनेरियो? सर जैसे कि मैं अपने कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि हमने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया तो उस वक्त हमें कैपिटल की काफ़ी ज़रूरत थी, लेकिन मुद्रा योजना अपने आप में काफ़ी उस चीज़ में बेनिफिशियल है। लेकिन मुद्रा योजना आपको तभी लोन दे पाती है जब आप ऑलरेडी कुछ अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, और वो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट हमें कहीं ना कहीं से प्रोक्योर करनी होती है, अपने रिलेटिव्स वगैरह से हम अरेंज करते हैं। तो और दूसरा मुद्रा लोन के अंदर जो अमाउंट है वो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं तो काफ़ी कम पड़ती हैं। तो सरकार का इसकी तरफ एक सकारात्मक प्रयास तो है ही, क्योंकि लोन डिफ़ॉल्ट काफ़ी होते हैं तो उस वजह से सरकार एक बड़ी अमाउंट नहीं दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो ये प्रोविज़न है कि आपको पहले इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोन मिलेगा, अगर उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, उसमें एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए या फिर स्टार्टअप्स के लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। आपको मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा ही कोलेटरल रखने के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे कि आपको लोन मिल सके, तो उसकी रिलैक्सेशन उन्होंने दी है। तो वो यंग एंटरप्रेन्योर्स खास करके जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है इस फील्ड में, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, विकसित भारत से क्या समझते हैं? विकसित भारत से सर मेरा मतलब है कि जब भारत के सभी आयु वर्ग के या फिर भारत के सभी लोगों को एक
गरीबी रेखा से वो ऊपर उठ जाएंगे और उनकी जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उनको पूरा कर पाएंगे। उसके साथ साथ वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए या फिर जो उनके एम्बिशंस हैं उनको पूरा करने के लिए उनको एक ऐसा इकोसिस्टम या ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा कि जिससे कि अपने उस फील्ड के अंदर वो अच्छे से एक्सेल कर पाएँ। तो 2047 का टारगेट है। यस सर। अचीव हो पाएगा? सर हमें एस्पायर करना चाहिए 2047 को लेके। आपका पर्सनल ओपिनियन? सर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यस सर, इफ़ वी विल वर्क वेरी हार्ड देन डेफिनेटली वी यस सर। हाउ कैन हरियाणा कंट्रीब्यूट टू दिस विकसित भारत? सर हरियाणा, जैसे कि हरियाणा के अंदर दिल्ली एनसीआर के साथ सटा हुआ जो रीजन है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, गुड़गांव मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है, तो उसमें हम और अच्छा कर सकते हैं। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हरियाणा प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है उसके अंदर से अगर सप्लाई चेन को अच्छे से स्ट्रीमलाइन करे, उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर के अंदर भी हरियाणा काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है। स्पोर्ट्स और यूथ को लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया स्पोर्ट्स के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ डेवलप कर सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनर्स यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकें, या फिर इंडिया इस सेक्टर से जुड़ी हुई हम एक मैन्युफैक्चरिंग या फिर अदर टाइप की इंडस्ट्री को भी डेवलप कर सकते हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एजुकेशन सेक्टर में भी सर्विस प्रोवाइड करने में हरियाणा अच्छा कर सकता है सर। थैंक यू। हमारे साथ Last question, Manish. What are the major problems, two problems that are being faced by Haryana? And suppose you are an administrator, what suggestions you will suggest for solving these problems? Two major problems. मैम हरियाणा के अंदर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है मैम, बेरोज़गारी काफ़ी हरियाणा की नेशनल लेवल से काफ़ी ज़्यादा है। तो और दूसरी अगर इस समस्या का समाधान के बारे में हम सोचें तो कहीं ना कहीं हरियाणा का जो यूथ है उसकी एस्पिरेशंस रहती हैं कि भाई उसको एक वाइट कॉलर जॉब मिले, मैन्युफैक्चरिंग या फिर इस टाइप के सेक्टर में वो जाना नहीं चाहता है, तो हमें एक काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करके यूथ को उसमें चैनलाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम जो कंसंट्रेटेड एरियाज़ के अंदर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हरियाणा के बाकी एरियाज़ के अंदर जैसे साउथ हरियाणा या फिर सेंट्रल हरियाणा वहाँ पे भी एस्टेब्लिश करके जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम दूसरी समस्या की बात करें तो मैम एग्रीकल्चर के अंदर हम काफ़ी रिफॉर्म कर सकते हैं, खास करके जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हमें एग्रीकल्चर करनी चाहिए, उसको हम फार्मर्स को सजेस्ट करके काउंसलिंग करके उसको प्रमोट कर सकते हैं। उससे ओवरऑल हमारी जो वाटर टेबल्स है, जो पानी की समस्या है वो भी ख़त्म होगी, उसके साथ साथ पोल्यूशन और बाकी समस्याएं भी कम रहेंगी और आने वाली जनरेशन्स को भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा। थैंक यू सर।